Assalamualaikum students, hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise is actually a very good practice of complete chapter because it is a collection of all exercises. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मिसलेनियस एक्सरसाइज आप जब चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद एज अ टेस्ट आप खुद अटेम्प्ट करो, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ कितने चैप्टर आपको कौन सी एक्सरसाइज अच्छी आती है। जिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप अच्छे कर रहे हो वो अब इसका मतलब आपको अच्छी आती है, जिसके नहीं कर रहे वो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, कोई भी इशू है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, आपका खुद एनालिसिस होता है कि अच्छा किस पोर्शन में आप वीक हो या क्या आपके स्ट्रेंथ है। ठीक होगी बात। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव था सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि आपके पास सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला है जी? ये सर्कल हो गया। सर्कल की इसी बाउंड्री लेंथ को हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। ये जो सारी बाउंड्री लेंथ है इसी को क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। हुज फार्मूला इज 2 पाई आर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 पाई आर, जिसमें पाई की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पे गिवन है, और आर इज अ रेडियस, रेडियस भी यहाँ पे गिवन है। तो जस्ट हमने पुट करना है, क्या बनेगा? सी इज इक्वल्स टू 2 पाई, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू आर 12.5। ठीक होगी बात। सिर्फ कैलकुलेटर में पुट कर दो या 12.5 को अगर विदाउट कैलकुलेटर करते हैं तो 25/2 भी लिखा जा सकता है, और फिर कटिंग हो सकती है, जैसे मर्जी करें। तो कैलकुलेटर खैर होता ही है, तो उसी से आप कर लोगे, सिंपल हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 78.571 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ जाएगा सर्कमफ्रेंस। ठीक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ऐसा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है जी? सरफेस एस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय दिस। ये फार्मूला, इसमें हमारे पास फार्मूला गिवन है, मतलब सरफेस का फार्मूला गिवन है। ये हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड भी सरफेस ऑफ स्फीयर ही करनी है, लेकिन डिफरेंट कंडीशन दी हुई है। इस रेडियस के लिए करनी है, फिर नेक्स्ट पार्ट में और दूसरा रेडियस दिया हुआ है, तो इसमें फार्मूला भी गिवन है। इवन क्वेश्चन नंबर 2 से एक काम यहाँ पे ये आसान है कि इसमें उसका फार्मूला भी गिवन है। ठीक होगी बात। तो ये बेसिकली सरफेस का एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4 पाई r²। ये लिखा जाता है, करना याद हो तो 4 पाई r², ये हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ स्फीयर। एरिया में हमारी उसकी सरफेस आ जाती है, सरफेस एरिया की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सरफेस लिखा हो और पाई की जगह क्या लिखा हो? 22/7। तो बेसिकली ये यही चीज है। ठीक होगी बात। तो हमने फाइंड क्या करना है? सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस ऑफ स्फीयर का मतलब है सरफेस फाइंड करनी है, जिस एस से डिनोट हुई ये चीज फाइंड करनी है। तो एस इक्वल्स टू, ये हमने फाइंड करना है। वैल्यूज पुट करते हैं, सिंपल है ये भी। एस इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 4 पाई की ये 22/7 डिवाइडेड इनटू आर इज 1.4 स्क्वायर। 1.4 स्क्वायर उसका मतलब स्क्वायर है, क्या बन जाएगा? इंचेस हो या जो मर्जी हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में ये कन्वर्जन की जाती है कि इंचेस हैं तो उसको मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। जो बेस यूनिट होता है ना, 6 बेस यूनिट्स हैं, 6 बेस क्वांटिटीज पड़ी होंगी आपने, लेंथ, मास, टाइम और इस तरह की और भी आपकी 4 और हैं। तो उसी के जो यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं। तो आपके उस बेस यूनिट में या स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो आपकी कोई भी चीज आएगी, डिस्टेंस है या लेंथ है, वो आपकी मीटर में कन्वर्ट की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आपका जिस यूनिट में है उसी में फाइंड कर लो और उसी यूनिट में आंसर लिख लो। तो मैथ्स में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती। यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट की है तो क्या बन जाएगा? 4 इंटू 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर 1.96, ये आ गया। बस इन दोनों को सिंप्लीफाई, ये सारे का सारा ये आप कैलकुलेटर में डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 24.64 इंचेस स्क्वायर आ जाएगा। इंचेस स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या बताया, सरफेस बेसिकली क्या है? ये हमारे पास सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया।
और एरिया में क्या लिया जाता है, जिस तरह अगर स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है लेंथ का या डिस्टेंस का, तो एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे हमारा मीटर नहीं, यहाँ पे क्या गिवन है, इंचेस है, तो क्या बन जाएगा, इंचेस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो सरफेस इज अ टू डायमेंशनल थिंग, इसलिए इसके अंदर हमारे पास यूनिट क्या आता है, स्क्वायर के साथ आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट में, उसमें भी यही है, सिंपल पार्ट्स हैं बिल्कुल। रेडियस ऑफ स्क्वायर, वही चीज हमने फाइंड करना है इसमें। हाँ, इसमें क्या डिफरेंट है, रेडियस ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है, स्क्वायर रेडियस ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब है आर हमारा आ गया जी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिख देता हूँ, आर इज अननोन एंड गिवन इज सरफेस इज दिस। इसीलिए देखो स्क्वायर फीट में गिवन है। मैंने क्या बताया था कि जो सरफेस होती है या सरफेस एरिया होता है वो आपके पास किस में गिवन होता है, स्क्वायर्स में गिवन होता है, उसकी पावर में मतलब स्क्वायर होता है। तो सरफेस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि सरफेस का मतलब बेसिकली क्या है, सरफेस एरिया की बात हो रही। ठीक है, तो वही फार्मूला दोबारा लगेगा, कोई डिफरेंट चीज नहीं होगी। फार्मूला हमारा क्या क्या था जी, सरफेस इक्वल्स टू 4 और पाई की वैल्यू लिखी थी 22/7 इनटू आर स्क्वायर, यही फार्मूला था। अब डिफरेंस क्या है, हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है 38 और 38 और ये आ गया 1/2। इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो 38 इंटू 2 76 और फिर उसमें 1 ऐड कर दो 77/2। 77/2 आ गया, तो वो आपका पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 38.5 आ जाएगा समझो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया 30, ऐसे दोनों वैल्यू ली जा सकती है, इसकी वैल्यू 38.5 ले लो या 77/2 ले लो। अब यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे, एस की जगह उसकी वैल्यू ये भी पुट की जा सकती है और ये भी पुट की जा सकती है, दोनों पुट की जा सकती हैं। और आर हमने फाइंड करना है, सो आर विल रिमेन एज इट इज और एस की जगह आ जाएगा, मैं चलो फ्रैक्शन वाली पुट कर देता हूँ, दोनों आप कर सकते हो। 77/2 एस की जगह आ गया, ये वैल्यू उसकी इक्वल्स टू 4 इंटू 22/7 एंड आर स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा जी, इसको बेशक उस तरफ ले जाते हैं, आर स्क्वायर एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सारा दूसरी तरफ चला गया, क्या बना आर स्क्वायर इसी तरफ रहने दे। तो 7 जहां पे कटिंग होती है कटिंग भी की जा सकती है। 77/2 तो ऑलरेडी था, उसके साथ ये लेफ्ट हैंड साइड थी ना, राइट साइड से क्या उधर गया, यहाँ पे साइड राइट साइड पे क्या हो रहा है 7 डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये जो ऊपर दोनों चीजें उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 44 इंटू 22। ये 88 भी कर सकते थे, आपकी इसमें अपनी चॉइस है, कोई इसमें वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आर स्क्वायर हमारा यहाँ पे निकलेगा, इन सारों को अगर मल्टीप्लाई करें ऊपर और नीचे कटिंग करने के बाद हमारे पास ये बनता है, ऊपर 49 बचता है और नीचे हमारा बचता है सारा 60। ये मैंने सारी कटिंग करने के बाद बताया। 77 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ, फिर 2 को 4 2 4 8 8 इंटू 22 सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करके ये कैलकुलेटर पे आएगा। ठीक होगी बात। तो अगर आर स्क्वायर ये आया तो आर क्या निकला, आर क्या निकला हमारे पास, दोनों तरफ ये ले लो स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 7, 49 का स्क्वायर 7 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 4, सो 7 डिवाइडेड बाय 4। यही आंसर इस तरह से लिख लो या दूसरी फॉर्म लिखो, अगर पॉइंट्स में देखो तो ये बन जाता है 1.75। और ये हमारे पास क्या था, रेडियस था, इसलिए इसमें स्क्वायर नहीं आता। यूनिट हमारे पास क्या गिवन था, फीट, स्क्वायर फीट, क्वेश्चन में गिवन था स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे सिर्फ फीट आ जाएगा। रेडियस हमारा वन डायमेंशनल चीज है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, फीट। ठीक होगी बात। तो ये आपका सिंपल, अभी तक कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ ए एंड बी डिनोट्स द लेंथ ऑफ साइड कंटेनिंग राइट एंगल एंड ई डिनोट्स द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक लिखी है, ये वहां पे सी है, देन सी डिनोट्स द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्या मतलब, यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ जिससे आपको ये चीज एग्जैक्टली समझ आए क्या बात कर रहे हैं, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गई, ठीक है, राइट एंगल
अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी ए और बी कौन सी साइड है, ए एंड बी डिनोट्स द साइड्स ऑफ द कंटेनिंग राइट एंगल। ए और बी राइट एंगल कहाँ पे बनता है, ये आ गया 90 डिग्री का एंगल। तो ए और बी कौन सा है, ए आ गया ए का, ये ले लो और बी ये ले लो, ये आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली चीज नहीं है। लेकिन ये चीज आपका ए यहां नहीं बन सकता, जो थर्ड साइड बची है ना, यहां पे ए नहीं लिखा जा सकता। क्यों? लिखा हुआ क्या है कि राइट एंगल कहां पे बन रहा है, राइट एंगल जहां पे बन रहा है ए और बी के दरमियान बन रहा है, ये आ गया राइट एंगल 90 डिग्री वाला। ठीक है, तो ए एक तरफ बन गया, बी एक तरफ बन गया। अगर हम यहाँ कहीं ए या बी लिख देंगे तो यहाँ पे तो नहीं 90 डिग्री इसके साथ अटैच, 90 डिग्री देखो या इसके साथ अटैच है या इस लाइन के साथ अटैच है। तो एक ए कर देंगे और एक बी, देन थर्ड साइड वुड बी सी। ये हमारे पास आ जाएगा सी, सी हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया, ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज। ठीक होगी बात, ये हमारा आ गया वही परपेंडिकुलर, और ये आ जाती है जी हमारी बेस। ये वही पाइथागोरस थ्योरम ही है एक तरह का। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने ये चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल सी बात है। अगर ये फार्मूला नहीं भी लिखते तो आप कैसे चेक करते हो राइट एंगल ट्रायंगल, नाइन्थ में भी पढ़ा है। जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इफ any three number satisfies Pythagoras theorem then it these three numbers are the parts of right angle triangle। वो तीनों किसका हिस्सा है, राइट एंगल ट्रायंगल का। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली क्या है कि वो ये है कि आपने सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज लोगे, तो दिस वुड बी और सी, ये हमारी वैल्यू होगी सी की। और ए और बी में आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस मर्जी को ए ले लो जिस मर्जी को बी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास आ जाएगा, समझे, एक आ जाएगा ए और एक आ जाएगा बी, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सी के ऊपर है, सी के ऊपर स्टार लगा रहा हूं कि सी हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या रखना है, सी विल ऑलवेज सी विल ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट साइट, ग्रेटेस्ट साइट, सबसे बड़ी साइड हमेशा क्या होगी, सी होगी। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला उन्होंने ये गिवन है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने देखना है, ये असल में वही पाइथागोरस थ्योरम की है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वही चीज लिखी हुई है। अब इसको जो सेटिस्फाई करेगा, सी स्क्वायर, सी सबसे पहले क्या है जी, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सी यहाँ पे हमारे पास आ गया है 25, 25 स्क्वायर इक्वल्स टू ए हमने क्या सिलेक्ट किया, ए हमने फिलहाल 7 सेलेक्ट किया है, ऊपर ये गिवन है ए बी और सी सेलेक्ट कर लिए। तो 7 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है 24 का स्क्वायर, बस इसको चेक कर लेंगे। 25 स्क्वायर इज 625 इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या आ जाता है जी, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर अगर आप लो तो वो बन जाता है 576, 576 प्लस 49 ये बनता है 625 ही बनता है, और यहाँ पे भी क्या है 625। तो क्या आ गया, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर, दीज थ्री पॉइंट्स, these three sides, पॉइंट्स नहीं है बल्कि these three sides forms right angle triangle, right angle triangle, ये तीनों क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चार इस तरह के पार्ट्स ही हैं, मैं आपको एक और करा देता हूं, बाकी फिर दो आपने खुद ट्राई करने, कोई इसमें नई चीज है नहीं, मुश्किल चीज नहीं है। दोबारा से वही आ जाते हैं उसी तरह। सबसे बड़ी साइड क्या है जी, ग्रेटेस्ट साइड इज 36, तो ए आपने रख लिया है जी, समझो 12 रख लो। ए और बी के ऊपर हमने पढ़ा हुआ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 35 भी ग्रेटेस्ट नहीं है, तो वो भी हम वो उसको क्या रख लेते हैं, बी, बी इज 35, और सी को हम क्या रख लेते हैं 36। दोबारा से उसी में पुट करेंगे, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 36 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाती है 36 का स्क्वायर, ये हमारा बन जाता है जी, क्या बनेगा, एक मिनट, ये इसको मैं कैलकुलेट कर लूं, 1369
इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर तो आ गया 144 एंड देन 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर बनता है 1225। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये दोनों ऐड होके क्या बन गया 1369 ही बनता है। वन नहीं सॉरी ये 1369 ही बनता है, ये 1269 बनता है, 1269। तो ये हमारे पास क्या आ गया 36 स्क्वायर इज 1269। हाँ दोनों इक्वल नहीं अनइक्वल है 369 not equal. This implies that A, B and C are not sides of right angle triangle. ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। ठीक होगी बात, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाकी दोनों पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं, इसके बाकी दोनों पार्ट्स मैंने किए हुए। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो आपने खुद करने हैं, वो भी सिंपल से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। आपकी इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई ऐसे कोई मुश्किल क्वेश्चन या कोई टेक्निकल क्वेश्चन इतने हैं नहीं, सिंपल ही हैं ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। A is 3, B is 4 एंड ये 4 दो बार लिखा गया है, B is 4 एंड C is 1, फाइंड वैल्यूज ऑफ दिस। इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अंडर रूट 2AB प्लस 4AC देन प्लस अंडर रूट 9B प्लस 2ABC डिवाइडेड बाय 3। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी। ठीक है, बस 1 बाय 1 मैं सारों की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं। क्या बनेगा, इक्वल्स टू यहीं पे पुट करता हूं, अंडर रूट 2AB, 2 A क्या है जी, A हमारे पास आ गया 3, ये मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, A is 3, B is 4 एंड C is 1। तो A क्या आ गया 3 और B की जगह आ गया है जी 4 प्लस 4AC है, 4AC में 4A is 3 एंड C is 1 देन प्लस अंडर रूट 9B, 9B की जगह क्या आ गया जी, B की जगह उसकी वैल्यू 4 एंड देन प्लस 2A की जगह 3, B की जगह 4 और C की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक होगी बात। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, सबसे पहली टर्म बन जाती है अंडर रूट, ये पूरी सॉल्व होके बनती है 24, मतलब मल्टीप्लाई करो ना क्या बनता है 3 4 12, 12 इंटू 2 24 प्लस 4 3 12 प्लस 9 4 अंडर रूट 36 इक्वल्स टू, ऊपर सारों को मल्टीप्लाई कर लो या ये 3 3 से काट दो तो 2 8 ओहो सॉरी प्लस नहीं है, ये प्लस आएगा, प्लस 2 4 8, यहाँ तक आ गया। बस इसके बाद इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 36 इज 6, 6 प्लस 8, so 6 plus 6 plus 8, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20, so 20 will be our final answer, एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक होगी बात। उसके बाद जरा क्वेश्चन को समझना है, इसमें क्या चीज लिखी है, ये जरा क्वेश्चन की जो वर्डिंग है वो समझने वाली है। Subtract the sum of this and this from this whole expression। ठीक है, हमने क्या करना है, subtract the sum of this, इन दोनों का सम करना है, this plus this। ठीक है, और फिर इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करने का मतलब ये पहले पूरा लिखा जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे इन दो का सम। ठीक होगी बात। तो ये पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, इन दो का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो फिर 1 में से हमने 2 को माइनस कर देना है।
क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बेशक ए 1/1 आप कर लो तब भी ठीक है, या इकट्ठा करना चाहते हो तब भी ठीक। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले को जो 1 पे लिखा है, ये 1 जो लिखा हुआ है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इस पे डबल टिक लगा रहा हूँ, इसको मैं पहले करता हूँ सिंप्लीफाई। ठीक है, फिर इन दो को भी सम करूंगा और फिर उन दो को आपस में माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई 1, सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंप्लीफाई 1 मैंने इसीलिए इसको नंबर दे दिया, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या करेंगे सिंप्लीफाई, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6, ये आ गया। देन माइनस, ये माइनस और ये सारा, अब माइनस, ये बचेगा 2x क्यूब माइनस x प्लस 6। एक स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया है, क्या स्टेप किया, ये जो माइनस था ये माइनस किया अंदर, और इसने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिए, ये अंदर वाला साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो माइनस से साइन चेंज हो गया। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करना है, इसीलिए मैंने यहाँ ऊपर लिखा है पहले कि सिंप्लीफाई 1। सिंप्लीफाई इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा, पिछला मैं चेंज नहीं कर रहा, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6। इस माइनस को अंदर ले जाओ, क्या बनेगा, माइनस, ये वाला माइनस अंदर सारे साइन चेंज कर देगा, इसको भी और इसको भी, क्या बनेगा, माइनस 2x क्यूब, और नेक्स्ट हो जाएगा प्लस x, और प्लस 6 है जो हो जाएगा माइनस 6। यहाँ तक क्लियर है। अब इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे कि आपस में प्लस माइनस करके क्या बनते हैं, वो देखते हैं क्या बनते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बनेगा एक्सप्रेशन इस तरह का, 4x क्यूब, एक ये है और एक ये है, 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब, क्या बना, 2x क्यूब, 2x क्यूब बच गया। उसके बाद अगर आप देखो तो x स्क्वायर वाला ये है, इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, और x स्क्वायर वाला और तो कोई है ही नहीं, तो मैं x स्क्वायर वाला एज इट इज लिख लूंगा, 3x स्क्वायर। फिर लास्ट पे हम देखें तो इसके मैं नीचे ब्लैंक लगा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मार्क लगा रहा हूँ ताकि आइडेंटिफाई कर सको आप। ये x लिखा हुआ है और ये भी क्या लिखा हुआ है, x, तो x प्लस x कितना हो गया, 2x। लास्ट में आ जाएंगे नंबर्स, तो नंबर्स में क्या आ जाएगा, ये है एक नंबर और एक कौन सा नंबर है, 6, माइनस 6 कितना बना, -12। ये मेरे पास हो गया है ये वाला सिंप्लीफाई, ये जो इक्वेशन 1 थी ना, ये सारी सिंप्लीफाई हो गई। इसको बेशक मैं नाम दे देता हूँ एक इक्वेशन का, वो 1 मैंने ऊपर आसानी के लिए लिखा था तो नंबर लिखा था, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी मैं फाइंड करूंगा इक्वेशन, इन दो को ऐड करूंगा, इन दो को ऐड करूंगा, जब वो फाइंड हो जाएगी फिर मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से उन दो की जो एडिशन है उसको माइनस कर देना। क्वेश्चन में भी यही कहा गया। ठीक है, सो नाउ ऐड द फर्स्ट टू एक्सप्रेशन, नाउ ऐड फर्स्ट टू एक्सप्रेशन, नाउ वी विल ऐड फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस। पहले दो को ऐड करो, क्या बनेगा, ऐड करके बनेगा 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, ऐड होंगे तो बीच में आ जाएगा प्लस, और -3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7, यहां तक आ गया। इन दो को ऐड करते हैं, देखिए क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 3x के, अब बाकी फिलहाल मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस 2x माइनस 7, 3x क्यूब 2x क्यूब, 2x क्यूब, x क्यूब वाला पूरे एक्सप्रेशन में कोई है, कोई भी नहीं है, इसका मतलब है 2x विल बी एज इट इज, 2x क्यूब विल बी एज इट इज आ जाएगा। अब देखो x स्क्वायर वाला भी सिर्फ एक ही नजर आ रहा था, वो क्या आ गया, -3x स्क्वायर, वो भी एज इट इज आ गया। x वाले लेकिन दो हैं, यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, 3x और 2x, -3x प्लस 2x क्या बना जी, -x, -1x कह लो या -x कह लो। उसके बाद +4 एंड -7 क्या बनता है, +4 और -7 -3। ये हमारे पास रेडी हो गया जी इक्वेशन नंबर
2। अब हमने क्या करना था, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि जो पहले दो लिखे हुए हैं उन दो को ऐड करना है और फिर नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में से माइनस करना है। नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, बल्कि इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने सिंपल क्या करना है, नाउ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। पहली इक्वेशन, अच्छा जब अब इसमें हमने माइनस करना है तो माइनस में हमारे पास अपनी चॉइस है, हम ऊपर नीचे रख के भी माइनस कर सकते हैं और साथ साथ रख के भी माइनस कर सकते हैं। तो खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 में से आप माइनस करोगे जी नेक्स्ट एक्सप्रेशन माइनस, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है जी, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर देन माइनस x माइनस 3। यहां तक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है जी, साइन चेंज हो जाएंगे, नेक्स्ट के साइन चेंज हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 देन माइनस, सब साइन चेंज कर दो, माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 3। यहां तक हो गया। अब सारे कैंसिल कर दो, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर ये भी कैंसिल, पीछे क्या बचा 2x प्लस x, ये सारा सॉल्व हो गया, क्या बनता है 3x और माइनस 12 प्लस 3, माइनस बड़ी रकम के साथ है तो माइनस 12 प्लस 3 क्या बन जाएगा माइनस 9। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास आएगा फाइनल आंसर जो कि दोनों को माइनस हो गया आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में यह है कि डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस, इन तीनों का प्रोडक्ट किससे आपने डिवाइड करना है, बाय द सम ऑफ दीज टू, इन दोनों के सम से आपने इसको करना है डिवाइड। क्या मतलब, ये जो तीनों एक्सप्रेशन दिए हैं जो कि फैक्टर की फॉर्म में दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स मैंने डाल दिए हैं, ये जो तीनों दिए हैं इन तीनों का प्रोडक्ट हमने डिवाइड करना है इन दो के जो लास्ट टू हैं इन दो के सम से। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री, सो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7, इन तीनों का प्रोडक्ट डिवाइड करना है हमने किससे, इन दोनों के सम से। ये जो नेक्स्ट दोनों है इन दोनों के सम से, इसका मतलब है इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या करना है 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 5x प्लस सम करना है ना, इसका मतलब है दिस प्लस दिस एक्सप्रेशन, तो प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 15, इससे हमने फाइंड करना है। ठीक होगी बात, ये हमने पूरा एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो जिसमें देखो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ऊपर ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, उसको और सिंप्लीफाई नहीं करते, नीचे वाली एक्सपेंडेड फॉर्म है, स्प्रेड हुई हुई फॉर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ जो भी कुछ फैक्टराइज करके कुछ फैक्टर बन जाएंगे तो ऊपर नीचे कटिंग कर देंगे, अगर नहीं बनेंगे तो एज इट इज रहने देंगे। ठीक होगी बात। तो सिंप्लीफाई मैं करता हूँ, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने वाला डिनोमिनेटर है, ऊपर हमारा है सच कोई खास चेंज आएगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और फैक्टराइज फॉर्म ही है, तो मैं उसको एज इट इज लिखता जाऊंगा 2x माइनस 7 और नीचे वाला सिंप्लीफाई कर दूंगा। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना 3x स्क्वेयर देन माइनस 6x देन माइनस 6 और नेक्स्ट एज इट इज आ जाएंगे प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 15, ये हो गया। अब इसमें सिंप्लीफाई कर दें तो सारे एक जैसे लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे, 3x स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर कितना बचा जी 2x स्क्वेयर, ऊपर वाला एज इट इज रहना है पहले, बल्कि मैं वो लिख लेता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर एंड दिस टर्म
माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट बिकम्स 2x स्क्वायर, ये बन गया। उसके बाद एक्स वाली सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाली कौन सी है, -6x प्लस 5x, क्या बनता है जी, -x, ये बन गया। उसके बाद है -6 एंड -15, क्या बन गया, -21। यहां तक हो गया क्लियर। अब आपका नीचे नजर आ रहा है तीन टर्म्स पड़ी हुई हैं, तीन टर्म्स को हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, जो भी हमारे फैक्टर बनेंगे उसे मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो हमारे पास ऊपर तो कोई चेंज करेंगे नहीं, एज इट इज रहने देंगे। x-2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड देन इंटू 2x-7 डिवाइडेड बाय मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक देखो मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 2 इंटू 21, क्या बन गया नंबर, 42। सो मल्टीप्लाई करके हमने लाना है 42 और प्लस माइनस करके इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लाना है। इसका मतलब है 42 मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा, 6 एंड 7, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। दोनों ही नेगेटिव लाने हैं तो बड़ा फैक्टर हम लिख लेंगे माइनस के साथ। तो हमारे पास दो फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2x स्क्वायर -7x एंड देन +6x। इसके फैक्टर कौन कौन से डिसाइड हुए थे जी, 6 एंड 7। दोनों एक्सप्रेशन के साथ इधर भी माइनस था, मिड टर्म के साथ भी, लास्ट टर्म के साथ भी, तो इसलिए मैंने बड़ी रकम के साथ माइनस रख लिया, छोटी के साथ प्लस रख लिया, ताकि प्लस माइनस करके हमारा 1 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करके 42 भी आ जाए। उसके बाद आ जाएगा -21। उसके बाद हमारा सिंप्लीफाई जस्ट करना है और कुछ भी नहीं है। क्या कॉमन आता है जी, नीचे वाला तो एज इट इज आ जाएगा, क्या बनेगा, x-2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर -7, ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। नीचे हमारा फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है जी, x कॉमन है, रिमेनिंग फैक्टर इज 2x-7 एंड देन नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन है जी, 3 कॉमन है, सो रिमेनिंग फैक्टर इज 2x-7 अगेन। अब इन दोनों में से नेक्स्ट में क्या ले लेंगे, 2x-7 कॉमन ले लेंगे, न्यूमिनेटर विल रिमेन सेम इन एज in whole question. So 2x-7 divided by these two factors, 2x-7 and then next expression is x plus 3। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल, x plus 3 से कैंसिल, सो फाइनल आंसर विल बी x-2। ठीक होगी बात। सिर्फ आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है कि फाइंड हमने क्या करना है, उसके बाद इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 वैसे ही है जिस तरह से एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन करते रहे हैं। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करते थे, पहला स्टेप क्या होता था जी, एलसीएम फाइंड करते थे। ठीक है, एलसीएम फाइंड होने के बाद वही चीज नीचे लिखते थे और ऊपर सबसे एलसीएम मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक होगी बात। सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, लाइक और अनलाइक टर्म सब इकट्ठी आ जाती हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सारी टर्म्स ही डिफरेंट है, मतलब x+2, x-2 और 2 तीनों ही अनलाइक टर्म है, तीनों एक जैसी कोई भी टर्म नहीं है। सो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 इंटू x+2 इंटू x-2, सारी ही अनलाइक टर्म है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम फाइंड होने के बाद सबसे पहले हम नीचे लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम लिख दिया 2 इंटू x+2 एंड x-2। दूसरा स्टेप क्या होता था कि हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते थे, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम से क्या कर देते थे, सबको मल्टीप्लाई, पूरे एक्सप्रेशन को। सबसे पहले वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे अगर हम करें पहले वाले एक्सप्रेशन को इन्हीं 3 से करें, ये x बाय x+2 है, इसको हम इस पूरे एक्सप्रेशन से अगर मल्टीप्लाई करें, इसको करेंगे इससे भी, इसको फिर नेक्स्ट करेंगे दूसरी टर्म से भी, और इसी को नेक्स्ट करेंगे तीसरी टर्म से भी। सब न्यूमिनेटर से करते थे, हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, जब आपका पहले से होगा तो हमारा x+2 वाला एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, एक बचेगा 2, एक बचेगा x-1 वाला, +2 वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और x-1 नहीं, x-2 वाला बचेगा, और उसके अलावा एक ऊपर x भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू x-2 एक बचेगा, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, ये जो ऊपर न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है x, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या तक क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज लिख देते हैं। अब x+3 एज इट इज वो भी लिख देते हैं, x+3
x प्लस 3 से क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 से जब ये पूरा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपका नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में उसमें क्या है, x माइनस टू, एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस टू कैंसिल होगा, पीछे का बचेगा टू इंटू एक्स प्लस टू, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा टू इंटू एक्स प्लस टू से। और लास्टली जब आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन से ये पूरा डिनोमिनेटर पूरा एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ टू कैंसिल होगा, ये वाला टू सिर्फ कैंसिल होगा, इससे पीछे क्या बचेगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ये पूरा आ जाएगा, इसलिए मैं ये इरेज कर रहा हूँ, ये आ जाएगा प्लस वन इंटू, वन लिखो या ना लिखो, वन से मल्टीप्लाई होने के बाद आपका क्या बचता है, सिर्फ एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक होगी बात, सिंपल, बस ये आपका एक स्टेप है जो कि थोड़ा सा देख के करने वाला होता है, बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन ही है। एलसीएम ये ऑलरेडी हम पूरी 5.2 कर चुके हैं, डिटेल से एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो वो जिसको यहाँ पे अगर इशू भी आता है तो वो उस एक्सरसाइज को देखेगा, उसकी पूरी वीडियो में भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, तो वो भी पूरी देख सकता है, तो उसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो क्या बनेगा, टू इंटू एक्स, टू एक्स हो गया, मतलब इन दो को करो तो क्या बन जाता है, टू एक्स, और टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ भी और टू के साथ भी, तो ये बन जाता है टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस टू एक्स। ठीक होगा, बाद ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस, अगले में मैं एक आसानी ये करता हूँ, ये जो टू लिखा हुआ है इसको मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, ये जो ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहले मैं टू बाहर लिखता हूँ और बाकी क्या मल्टीप्लाई होगा, 5x भी इससे मल्टीप्लाई होगा, 5x इंटू एक्स प्लस टू, पहले 5x मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस थ्री, ये वाला प्लस थ्री को भी मल्टीप्लाई कर लोगे इसी से, एक्स प्लस टू से, दोबारा एक्स प्लस टू, ये हो गया, प्लस यहाँ पे तो फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला लगा लो या मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका यही एक्सप्रेशन बचेगा। नीचे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू इंटू नीचे भी कुछ फार्मूला ऐसे ही बन रहा है, एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ये फार्मूला आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा जी, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, देन माइनस टू एज इट इज, और बाकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5x इंटू एक्स, 5x स्क्वायर, 5x इंटू टू क्या बना 10x, उसके बाद आ गया 3x, देन प्लस 6, ये मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ और इसमें कोई भी एडिशनल स्टेप या ऐसी कुछ भी चीज नहीं कर रहा, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर क्या बन गया जी 4, डिवाइडेड बाय क्या बन गया, ये हमारे पास स्क्वायर था, नीचे क्या आ गया है जी 2, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, मतलब 2 स्क्वायर जहां पे था उसकी जगह नीचे क्या आ गया माइनस 4। उसके बाद और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या और सिंप्लीफिकेशन होगी जी, दैट माइनस टू विल बी मल्टीप्लाइड इनसाइड, मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 5x स्क्वायर, क्या बना 10x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये 10x प्लस 3x दोनों ऐड होके क्या बनते हैं, 10x प्लस 3x 13x, 13x मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 से क्या बनता है जी माइनस 26x। ठीक होगी बात, तो एक स्टेप यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही किया है, माइनस 26x आ गया, उसके बाद प्लस लास्ट क्या टर्म थी 6, माइनस 2 इंटू सिक्स, प्लस नहीं सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 6 क्या बन गया माइनस 12, एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय, नीचे इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर एंड माइनस 8, यहां तक हो गया। अब ऊपर आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, मैं सिर्फ टिक लगा के डायरेक्टली उसको जो सॉल्व एक जैसे लाइक टर्म सारी सॉल्व कर रहा हूं, देखो क्या बनता है 2x स्क्वायर एक टर्म माइनस 10x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, क्या बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, क्या बना माइनस 8x स्क्वायर, देन माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 7x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी। दूसरी के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ एक्स वाली टर्म के ऊपर, एक्स वाली टर्म देखो कौन कौन सी है जी, ये आ गई माइनस 2x और ये क्या आ गई माइनस 26x, माइनस 2x
-26x। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 13 और 26, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये आप एक चीज नोट कर लें। यहाँ पे ये 2 इंटू एक्स 2x स्क्र एंड -4x बनता है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, ये -4 है, -4 है। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, -4। तो -4x यहाँ पे आएगा, -4x और -26x दोनों ऐड होके कितना बन गया, -30x। ये आ गया। उसके बाद इसके ऊपर लाइन लगा रहा हूं, -12 एंड -4 क्या बन गया, -16। ये दोनों सॉल्व होके क्या बन गया, -16 डिवाइडेड बाय, एज इट इज नीचे आ जाएगा, क्या आएगा जी, 2x स्क्वेयर -8। यहां तक भी आप करना चाहो तब भी ठीक है, इसके बाद माइनस कॉमन लेके उसको नीचे सिंप्लीफाई करना चाहो तब भी ठीक है, कोई इसमें, क्योंकि कटिंग तो होती नहीं है इसलिए आप यहां तक भी कर सकते हो। कुछ बुक्स में आगे भी सिंप्लीफाई हुआ हुआ है, माइनस कॉमन भी लिया हुआ है सॉल्यूशंस में, और कुछ में यहां तक भी ठीक है, लेकिन अगर लॉजिकली देखो तो यहां तक आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म ही होती है, कोई इसके बाद कटिंग होती नहीं है, तो अब यहां तक इस क्वेश्चन को ये आपका एंड हो जाता है। ठीक होगी बात। बस इसके बाद उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या है जी, जो फार्मूला लगेगा फार्मूला लगेंगे, बाकी सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या बनता है, सबसे पहले x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, नजर आ रहा है फार्मूला, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इट कैन बी रिटर्न एज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहली चीज होगी। दूसरा फार्मूला क्या नजर आ रहा है, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। ये किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्र। सो हेयर a इज x एंड b इज y, सो x प्लस y होल स्क्र। ये बन गया। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, x प्लस y। सिंप्लीफाई मैं साथ साथ करता जा रहा हूं। लास्ट टर्म क्या है जी, डिवाइड हो रही थी, तो डिवाइड को भी मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं। मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में करते हैं तो x माइनस वाई ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, 3x। ठीक होगी बात। अब सारी कटिंग कर दो, जितने कटते हैं वो कटिंग कर दो। कटिंग होगी तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो सिंपल एक्सप्रेशन बचेगा, कोई ऐसा कोई लंबी चौड़ी चीज बचेगी नहीं। एक तो पहली चीज x, इस x से कैंसिल, अच्छा ये तो ऊपर नीचे कैंसिल, x प्लस वाई है उसका स्क्वायर है, नीचे x प्लस वाई एक है, ये से कैंसिल। एक x प्लस वाई बचा, वो x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल, और x माइनस वाई बचा, x माइनस वाई कैंसिल x माइनस वाई से। इसके बाद आपके पास सिर्फ देखो तो क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 बचा है, और ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब है 3 भी नीचे बचा है तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले मैंने एक्सरसाइज में भी करते हुए बताया था कि वो ज्यादा इजी होते हैं और छोटे होते हैं। प्लस माइनस वाले जो होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, उसमें एलसीएम वगैरह की वजह से कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, वो इस वजह से थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले इतने मुश्किल नहीं होते। उसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड है। इससे पिछला क्वेश्चन 5.2 से रिलेटेड था। एक्सरसाइज 5.3 में था सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या बताया हुआ है, सॉल्व मीन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है। अब वहां पे ये गिवन नहीं होगा कि हाँ जी एक्स की वैल्यू निकालो, वहां पे भी जस्ट सॉल्व लिखा होगा, और सॉल्व का मतलब फिर आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक होगी बात। सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो पहले एक्सप्रेशन में ही देखें तो 12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज सिमिलर टू अ फार्मूला -16 can be written as 4 square, then -24 divided by x minus 4 as it is divided by equals to 3। उसके बाद अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या बनेगी सिंप्लीफिकेशन, नीचे फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला लगेगा तो बनेगा 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, देन -24 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 के साथ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, समझो वहां पे और कुछ भी नहीं है। अब आप देखो ये 5.3 में क्या बताया था कि आप उसमें भी पहले काम करोगे, एलसीएम फाइंड करोगे। अगर आपके पास फ्रैक्शनल
एक्सप्रेशन आ जाते हैं। एलसीएम क्या होगा, देखो x प्लस 4 है और दूसरा क्या है x माइनस 4। x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो आप एक बार लिख लोगे, क्या बनेगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, कॉमन एज वेल एज अनकॉमन। ये आ गया आपके कॉमन और ये हमारे आ गए जो अनकॉमन थे, अनकॉमन आ गए। ठीक है, तो एलसीएम ये आएगा। दूसरा स्टेप क्या होता था, पहला स्टेप ये होता था, दूसरा स्टेप क्या होता था कि मल्टीप्लाई कर देना है आपने एलसीएम से ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर देना है मल्टीप्लाई। याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 में एक ही मेन डिफरेंस है और ये कई स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हैं, कई स्टूडेंट इस चीज में, कि आपके पास जब इक्वेशन आ जाती है ना, ये इक्वेशन का मतलब है जब इक्वल्स टू का मार्क आ जाता है, ये देखो, फिर आपने एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, नीचे नहीं लिखा जाता एलसीएम। जबकि अगर आपके पास इक्वेशन नहीं है, जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन थे और जिस तरह की 5.2 पूरी एक एक्सरसाइज है, उसमें इक्वल्स टू का मार्क नहीं है, उसमें नीचे भी एलसीएम एक बार लिखा जाएगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक होगी बात। ये आपका कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसमें भी क्या होता है, नीचे भी एक बार एलसीएम लिखा जाता है नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर मल्टीप्लाई होता है। जो नीचे डिवाइड हो रहा होता है ना, वो इक्वेशन के राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए हमें डिवीजन शो नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब हमें ऐसे लगता है कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया एलसीएम को बस दोनों साइड्स पे, इसलिए सिर्फ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे अलग से शो नहीं होता। जो नीचे वाला होता है ना, वो राइट साइड पे चला जाता है, वो उधर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये चलता है। ये हमारे दो स्टेप्स मैंने साइड्स पे लिख दिए। अब मैं दोनों स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है जी, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन को करूंगा, क्या बचेगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। पहले एक्सप्रेशन से होगा, पहला एक्सप्रेशन क्या है 12 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले। देन माइनस 24 वाले इससे भी होगा, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, मल्टीप्लाई होगा किससे 24 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 से। ये दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 3। यहां तक हो गया। उसके बाद हम कर देंगे कटिंग, जो कटिंग हो जाएगी हमारे पास x प्लस 4 विल बी कैंसल आउट विद x प्लस 4, सिमिलरली माइनस वाला इससे कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 12 माइनस x माइनस 4, x माइनस 4 से कैंसिल, सो x प्लस 4 बचेगा। x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो क्या बन जाए x प्लस 4 इंटू 24, सो 24x एंड देन 4 इंटू 24, ये बन गया हमारे पास 96 इक्वल्स टू। यहां पे अगर आप देखो तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 इंटू क्या आ जाएगा 3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनता है जी 12 माइनस 24x माइनस 96 इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 वुड बी माइनस 48। उसके बाद सारे का सारा एक्सप्रेशन ले जाते हैं राइट साइड पे, क्या बनता है जी 3x स्क्वायर माइनस 24 था तो उधर आके आ जाएगा प्लस 24x। ये वाला मैं तरतीब में भी लिख रहा हूँ कि माइनस 24x था, पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखा है, फिर ये माइनस 24x राइट पे आएगा तो प्लस 24x हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है माइनस 48 और प्लस 96, माइनस 48 एज इट इज, माइनस 96 इधर आके हो गया प्लस 96 और प्लस 12 इधर आके हो जाएगा माइनस 12। पीछे लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब वहां पे आ जाएगा सिंपल 0। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो बाकी तो सिंप्लीफाई हुए हैं, 3x स्क्वायर प्लस 24x, ये नंबर्स आपस में करेंगे तो माइनस 48 प्लस 96 एंड माइनस 12, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके बच जाएगा कुछ ऐसा। मैं 0 को अब राइट साइड पे लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सिंपल करके लिखता हूँ, क्या बन जाएगा इट कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर प्लस 24x एज इट इज, और ये बाकी तीनों नंबर सॉल्व होके बनते हैं जी प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 0 को भी मैंने क्या कर दिया उस तरफ
राइट साइड पे लिख दिया। उसके बाद और सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 कॉमन आता है, क्या बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फिर इस 3 को उधर जाके डिवाइड, ये खत्म। उसके बाद ये समझो डिवाइडेड बाय उधर आके खत्म हो गया। उसके बाद इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को अगर करें तो क्या बनता है जी 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और प्लस माइनस करके क्या आ रहा है 8। और फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है, x इज कॉमन, सो इट वुड बी x प्लस 6। देन नेक्स्ट टू में से 2 इज कॉमन, पीछे क्या बचा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है जी, x प्लस 6 इज कॉमन, सो x minus 2 will be the remaining factor equals to 0. So either x plus 6 is 0 or x plus 2 is equals to 0। दोनों को 1 by 1 0 पुट किया, सिंप्लीफाई करेंगे क्या बच जाएगा x is equals to minus 6 और x is equals to minus 2, ये दो बन जाएंगे। ठीक होगी बात। अब इन दोनों को आपने चेकिंग भी करनी होती है, इसकी चेकिंग में आप पे छोड़ा, इन दोनों पार्ट्स की जो चेकिंग वाला काम है 5.3 में हमने एक एक क्वेश्चन चेक भी किया है। इसमें वैसे अगर आप पुट भी करोगे तो क्वेश्चन में अगर आप देखो ना, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में दोनों में एक पहले में फ्रैक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 16 और सेकंड में क्या है एक्स माइनस 4। दोनों में नीचे 4 के लिहाज से दिए हुए फैक्टर, तो अगर 4 कुछ होता ना, 4 पुट करने से आपका इन्फिनिटी आ जाता अगर आप क्वेश्चन में पुट करते, फिर वो सेटिस्फाई नहीं करता। ये दोनों ही कोई ना कोई आंसर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे आपने कर देना, इसके बाद आपने चेकिंग करनी है। मैं सिर्फ आपको ये चीज बता देता हूँ कि चेकिंग x इक्वल्स टू माइनस 6 पे भी और x इक्वल्स टू 2 पे भी, दोनों क्या करेंगे पुट इन क्वेश्चन। इसको भी क्वेश्चन में पुट करना है और इसको भी क्या करना है पुट इन क्वेश्चन। ठीक होगी बात। क्वेश्चन में आप पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और बस जो आंसर आ जाएगा वो आपने देखना है। अगर सेटिस्फाई किया तो सॉल्यूशन होगा और अगर नहीं किया तो वो सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। ठीक होगी बात। तो ये वाला काम मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप भी इसको ट्राई करो। आपको 5.3 में जिस तरह से कराया जस्ट उसी तरह चेकिंग होगी, पार्ट नंबर 1 में भी और पार्ट नंबर 2 में भी। इसमें भी जो क्वेश्चन आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, आपने इसी तरह क्वेश्चन में पुट करना है और उसकी चेकिंग करनी। ठीक होगी बात। तो कुछ चीजें आपको भी करने के लिए दूंगा जो कि आपने लाजमी ट्राई करनी है ताकि आपको भी प्रैक्टिस होती जाए। यहाँ पे क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट ये, इसके बाद वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट थ्योरी की फॉर्म में आंसर लिखना, सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद तो ये हमारा लास्ट पार्ट बनता है। क्या बनता है, y डिवाइडेड बाय y माइनस 6। ये तो और सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता, तो y माइनस 6 विल बी एज इट इज माइनस, नेक्स्ट में हमारी मिड टर्म ब्रेक होगी क्योंकि नीचे क्या बन रहे हैं, 3 फैक्टर्स, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं तो फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, x x नहीं है y है, y स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 9 और प्लस माइनस करके क्या लाना है जी 6। तो हमारे पास 3 and 3 ये दोनों फैक्टर बन जाएंगे, x y स्क्वायर माइनस 3y एंड माइनस 3y प्लस 9, ताकि -3 बन जाए -6 एंड -3 इंटू -3 वुड बिकम +9। ठीक होगी बात। ये वही फैक्टर जो आगे आपने क्लास 9th में, जिसमें इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट कोई 100 के अराउंड तो क्वेश्चन किए होंगे जिसमें मिड टर्म ब्रेक की प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए ये इस लेवल तक, अब 10th क्लास के लेवल तक कोई इशू नहीं होता बच्चों के लिए मिड टर्म ब्रेक करना। खैर नेक्स्ट में करते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है जी 3 कॉमन है, पीछे क्या बचेगा y माइनस 3, यहां तक हो गया। फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें नेक्स्ट क्या बनता है। नेक्स्ट हमारा बनेगा जी y डिवाइडेड बाय, इट विल रिमेन एज इट इज -3 डिवाइडेड बाय, पहले दो में से क्या कॉमन है y माइनस 3 बचा, अगले दो में से भी क्या कॉमन है जी -3 कॉमन, उसमें भी क्या बचा y माइनस 3। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सॉरी। क्वेश्चन में यहाँ पे 2 आया था, क्वेश्चन में 2 आया था,
सो 2y माइनस 6 था, जिसकी वजह से पहले स्टेप में भी आप 2 कॉमन लोगे। यहाँ पे पहले स्टेप में आप 2 कॉमन लोगे। यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, ये भी -3 ही बचेगा। यहाँ पे भी फिर वही चीज होगी, इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में बुक से थोड़ा सा डिफरेंट लिखा गया, यहाँ पे 2 नहीं लिखा गया। तो y-3, इधर भी y-3। नेक्स्ट क्या आएगा, इक्वल्स टू राइट साइड एज इट इज y-2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू y-3 एज इट इज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये हमारा अभी एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोई और सिंप्लीफिकेशन तो होती नहीं है। y-3 डिवाइडेड बाय y-3 कॉमन, और नेक्स्ट में भी क्या है जी, y-3 आ गया, इक्वल्स टू y-2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू y-3। ठीक होगी। अब ये y-3 इंटू y-3 क्या बन जाता है, y-3 ये तो स्क्वायर बन गया एज इट, क्योंकि एक जैसे फंक्शन आ गए। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू y-3 देन -3 डिवाइडेड बाय y-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y-2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू y-3। अब यहाँ पे मेन एक पॉइंट है एलसीएम। एलसीएम पहले भी लेते रहे हैं, लेकिन यहाँ एक गलती होती है स्टूडेंट की कि एलसीएम में अनकॉमन भी लेके जाते हैं, कॉमन भी लेके जाते हैं। सबसे पहले इकट्ठे कर लेते हैं कॉमन, y-3 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 तीनों ही कॉमन है, मतलब y-3 तो आएगा आएगा। अनकॉमन कौन कौन से है, अच्छा इसमें 2 है तो 2 भी आ जाएगा, इसमें 3 है तो वो भी साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में 3 भी आ जाएगा। लेकिन क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 4 में एलसीएम करते हुए 4.5 आई थिंक 4.5 में कि जब एलसीएम होता है तो हाईएस्ट पावर लिखी जाती है, और जब एचसीएफ होता है तो सिमिलर टर्म की लोएस्ट पावर लिखी जाती है। अब सिमिलर टर्म्स एक्सप्रेशन कौन से हैं, y-3, इसमें भी y-3, इसमें भी y-3, लेकिन यहाँ पे y की y-3 की पावर 1 है, यहाँ पे y-3 की लास्ट में भी 1 है, लेकिन सेकंड में क्या है, 2 है। तो आप एलसीएम ले रहे हो, एलसीएम में आप मैक्सिमम पावर लिखते हो, मैक्सिमम पावर इज 2। So our LCM will be 6, 2 into 3 6 into y-3 square। यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, इस स्टेप में गलती होती है स्टूडेंट की, एलसीएम से ही नहीं लेते। जब एलसीएम ही आएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो एलसीएम से ही करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो एलसीएम से नेक्स्ट स्टेप में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे ये चीज लिखोगे कि मल्टीप्लाई विद 6 इंटू y-3 का स्क्वायर। एलसीएम से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या बनेगा, 6 इंटू y-3 स्क्वायर पहले एक्सप्रेशन से, y डिवाइडेड बाय 2 इंटू y-3 पहला एक्सप्रेशन, देन -6 दोबारा y-3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा दूसरा एक्सप्रेशन से। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है जी, 3 डिवाइडेड बाय y-3 का होल स्क्वायर है। लास्ट इक्वल्स टू, इसको मैं क्लोज कर देता हूं ताकि इसके साथ मिक्स ना हो। उसके बाद है लास्ट राइट साइड पे देखो पूरा ये पड़ा हुआ है, तो लास्ट टर्म भी मल्टीप्लाई इसी से ही होगी, एलसीएम से y-3 का होल स्क्वायर इनटू क्या होगा, y-2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू y-3। यहां तक हो गया। अब आ गया टाइम कटिंग का। सबसे पहले 2 1 2 क्या बचा, 3 टाइम्स, ये हो गया। y-3 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक बचेगा, सिर्फ ऊपर क्या बचा है, 3 इंटू y-3। 3 इंटू y-3 करो तो क्या बन गया, 3y एंड देन 3y एंड देन 3 इंटू 3 -9। यहां तक बन गया। ये आपस में मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे भी होगा, ये जो अंदर y लिखा हो ना, इससे भी होगा। फिर नेक्स्ट में देखते हैं y-3 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, क्या बचेगा, -6 इंटू 3 और लास्ट टर्म राइट साइड पे देखो तो 3 1 एंड 3 2 2 बार कट गया।
और x माइनस 3 है, एक x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा 2, एक बचेगा y माइनस 3 और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में बचेगा y माइनस 2। तो हम 2 को बेशक किसी स्टेप में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं कि 2 इंटू वाई 2y एंड 2 इंटू 3 माइनस 6, सो 2y माइनस 6 ये आ गया इन दो को मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट वाला जो है y माइनस 2 वो हम एज इट इज रहने देते हैं, वो अगले स्टेप में कर लेंगे। अब इन दो की मल्टीप्लिकेशन होगी, क्या बनेगा जी, 3y इंटू वाई 3y स्क्वेयर माइनस 9y 9 इंटू वाई 9y एंड देन माइनस 18, यहां तक हो गया, इक्वल्स टू, इन दो को आपस में करेंगे तो पहले 2y विल बी मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2, देन माइनस 6 विल बी मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2। लेफ्ट साइड और सिंप्लीफाई हो नहीं सकती तो उसको एज इट इज रहने देते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 4 एंड माइनस 6y प्लस 12, यहां तक हो गया। उसके बाद सॉरी माइनस 4y भी है। उसके बाद सारे एक्सप्रेशन हम एक तरफ ले आते हैं, क्या बनेगा, 3y स्क्वायर के पास आ जाएगा ये माइनस 2y स्क्वायर, ये आ गया। लेफ्ट साइड पे y वाले कौन से हैं, ये है जी 9y लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे देखो 9y, राइट साइड पे कौन कौन से हैं, एक है माइनस 4y, वो भी लेफ्ट साइड पे आएगा, वो हो जाएगा प्लस 4y। उसके बाद राइट साइड पे क्या है, माइनस 6y, वो भी लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो बन जाएगा प्लस 6y। उसके बाद ये आपके सारे 9y वाले इकट्ठे हो गए। उसके बाद लास्ट में क्या है जी, माइनस 18 था ये नंबर और इधर क्या था प्लस 12, तो माइनस 18 है वो प्लस 12 भी लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मतलब लेफ्ट वाले सारे के सारे मैं, राइट वाले सारे के सारे मैं कहाँ ले आया हूँ, लेफ्ट साइड पे। इसको सिंप्लीफाई करो तो 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये बनेगा y स्क्वायर, माइनस इन दो को सिंप्लीफाई करो 10y माइनस y तो प्लस y एंड देन माइनस 18 माइनस 12 इज माइनस 30 इक्वल्स टू 0, यहां तक आ गया। अब मल्टीप्लाई करके क्या लाना है हमने, 30 प्लस माइनस करके लाना है जी 1, तो हमारे पास सिंपल फैक्टर बन जाते हैं 6 और 5, एक प्लस 6 एंड माइनस 5, क्या बन जाएगा y स्क्वायर, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। प्लस 6y माइनस 5y, एक तो 1y बन रहा है और मल्टीप्लाई करके माइनस 30 भी बन रहा है, तो y इज कॉमन, देन y प्लस 6, देन माइनस 5 इज कॉमन, रिमेनिंग विल बी y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 6 इज कॉमन नाउ and remaining factor will be y minus 5 which is equals to 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है जी, कॉमन सॉरी क्या है, आप क्या रखेंगे, आइदर y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या निकला, y इक्वल्स टू माइनस 6 एंड y इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास आ जाएंगे फाइनल 2 आंसर, ठीक है। तो इनको अब आप क्या करोगे नेक्स्ट, जिस तरह के मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि चेकिंग, इस बार मैं आपको दे रहा हूं चेकिंग, पुट y इक्वल्स टू माइनस 6 इन क्वेश्चन, ये काम आपने करना है, एंड देन आल्सो पुट y इक्वल्स टू 5 इन क्वेश्चन। सेटिस्फाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो ये सोल्यूशन में नहीं आएंगे, दोनों वैसे सेटिस्फाई कर जाते, ठीक होगी बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थ्योरेटिकल है, सॉल्व करने वाले हमारे यहीं तक थे। उसमें भी जस्ट ये लिखा हुआ है कि आपके पास व्हाट व्हेन चेकिंग इज पॉसिबल, when checking a possible solution of a rational equation, is it necessary to check that solution does not make any denominator equals to 0, y और why not। जी बिल्कुल, अगर आपके पास डिनोमिनेटर, मतलब ये पूछा हुआ है कि डिनोमिनेटर में अगर आप 0 आ रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो वहां पे सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। डिनोमिनेटर में जब 0 बन जाता है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसका सॉल्यूशन जो कि फाइंड हुआ है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कोई उसका सॉल्यूशन उस नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। खैर ये आपका ये पिंडी बोर्ड के हवाले से उसमें थ्योरेटिकल आंसर होते हैं, आपके इस बोर्ड में इससे रिलेटेड कुछ चीजें नहीं होती,
यहाँ तक हमारा चैप्टर एंड हो गया। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ें फिर भी नहीं क्लियर तो वो आप कमेंट्स के सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज़ें अनक्लियर हैं, या कोई भी चीज़ आपको आगे इसके अलावा किसी और चैप्टर से रिलेटेड भी चाहिए कि हाँ सर इस चैप्टर से रिलेटेड बनाए, तो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड भी बनाई जाएगी। बाकी से ऑनवर्ड तरतीब फिलहाल ये रखेंगे 5 के बाद 6, फिर इसी तरह ऑनवर्ड जाएंगे और एंड पे जो प्रीवियस चैप्टर्स है वो भी फिर कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।